नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखेंगे स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ होते हैं और इसके कितने प्रकार के सेल डिविजन्स होते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। ये टेस्टिस है, 2 टेस्टिस होते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन वहाँ होता है। स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। बट टेस्टिस से जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर एपिडिडमिस नामक एक छोटे से पाउच में जाते हैं। वहाँ पे वो स्टोर होते हैं। स्टोर होने के दौरान वो मैच्योर भी होते हैं। वहाँ से जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्यूब में जाते हैं। ट्यूब से प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल से होते हुए इजैकुलेट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। 72 डेज लगभग लगते हैं स्पर्म प्रोडक्शन और मैच्योरेशन के लिए। और इस दौरान स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में होने के बावजूद मैच्योरेशन वगैरह एपिडिडमिस में, ट्यूब्स में, हर जगह का मैच्योरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज करने के कैपेसिटी पा सकता है। तो अगर हम टेस्टिस को मैग्नीफाई करें, टेस्टिस में बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्स हैं, बहुत कॉम्पैक्ट ट्यूब्स हैं, जैसे कि ये देखिए, इसको मैग्नीफाई किया गया है। ये ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ब्लड टेस्टिस बैरियर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर खून नहीं होता है। ये टेस्टिस में ब्लड टेस्टिस बैरियर प्रोवाइड करता है, जिससे खून अंदर ना जाते हुए भी हार्मोन्स एक्सचेंज जरूर होते हैं, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम इसको मैग्नीफाई करें तो आप देख सकते हो कि हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और जैसे जैसे स्पर्म डेवलप होता है वो बीच में आके कलेक्ट होते हैं। यहाँ से निकल के वो एपिडिडमिस में जाकर ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम इसको भी मैग्नीफाई करें, ट्यूब्स के अंदर क्या हो रहा है देखते हैं, तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं वो ये एरिया है। यहाँ पे सेल्स जो हैं उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। ये जैसे सोचिए कि पेरेंट सेल्स हैं, यहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन होता है। पहले तो माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, उसके बाद मियोटिक डिविजन्स होते हैं। इन डिविजन्स के बाद स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें कोई आकार नहीं है, ये केवल सेल्स हैं। माइटोटिक डिविजन्स द्वारा या मियोटिक डिविजन्स द्वारा मैच्योरेशन होते हुए स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसको भी सेल्स के तौर पे देखें तो आप देख सकते हो कि इनिशियली ये जो सेल्स हैं ये सिर्फ मैच्योर हो रहे हैं, उसके बाद डिवाइड होना शुरू हो रहे हैं। ये पूरे माइटोटिक डिविजन्स हैं। माइटोटिक यानी एक सेल डॉटर सेल्स में, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। तो ये जब डिवीजन होता है उसके बाद ये मियोटिक डिविजन्स भी कर पाता है। मियोटिक डिविजन्स के बाद ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में तैयार होता है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्पर्म्स हैं। तो स्पर्म को अगर हम मैग्नीफाई करें, उसमें भी पार्ट्स हैं, हेड, मिड पीस और टेल। स्पर्म के सर में जो है एक्रोसोम करके एक एरिया होता है, एक तो न्यूक्लियर एरिया होता है जहाँ पे सारा डीएनए पैक्ड है। जो मिड पीस है वो भी बहुत जरूरी है, ना कि नेक एरिया, जो टेल है वो भी जरूरी है। सो अगर स्पर्म प्रोडक्शन में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ, कहीं मैच्योरेशन में प्रॉब्लम हुआ, कहीं उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुआ, तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हेड में कोई डिफेक्ट होना या मिड पीस में या टेल में डिफेक्ट होना बहुत लाजमी है। इन डिफेक्ट्स के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एम्ब्रियो नहीं बन पाते कभी कभी, या एम्ब्रियो बन भी जाते तो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में ठीक से हो, वहाँ से ट्रांसपोर्ट ठीक से हो, उसका मैच्योरेशन ठीक से हो, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये स्पर्म प्रोडक्शन है। और अगर आपकी सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में कोई भी डिफेक्ट दिया गया है, उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो या जानना चाहते हो कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।